नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और स्वागत है आपका टीजीआई के एनआरआई स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। शुक्रवार 29 मई की खबरों में हम देखेंगे कि अमेरिका में इलीगली रह रहे और एक भारतीय की होटल में काम करने वाले गुजराती युवक को किस केस में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, और साथ ही जानेंगे कि यह फैसला हर इलीगल इमिग्रेंट के लिए क्यों एक सबक के समान है। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इलीगल गेमिंग मशीन चलाने वाले एक और गुजराती को $9.5 मिलियन का हवाला करने के अपराध में अब क्यों 20 साल जितनी जेल की सजा होने की संभावना है। और अंत में 22 साल की एक ऐसी गुजराती युवती की बात जो बड़े सपने लेकर हमेशा के लिए सेटल होने कनाडा गई थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। विधि मेघा नाम की इस होनहार युवती की किसने और क्यों हत्या की, और साथ ही उसके परिवार वालों की क्या मांग है, ये भी जानेंगे 29 मई के इस न्यूज बुलेटिन में। अमेरिका में एक होटल में काम करने वाले भारतीय को कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। कवन पटेल नाम का यह 27 वर्षीय युवक जनवरी 2025 से ही जेल में बंद है। नेब्रास्का के ओमाहा में स्थित जिस होटल में कवन काम करता था, वहां माइनर के साथ देह व्यापार कराने का एक रैकेट पकड़ा गया था, जिसमें कवन के साथ साथ 2 अन्य भारतीयों समेत कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अमेरिका में इलीगली रह रहा कवन अमेरिक इन नाम के होटल में काम करता था, जिसका मालिक भी एक भारतीय था और वह भी फिलहाल जेल में ही है। कवन को 26 मई को सजा सुनाई गई थी। पिछले 1.5 साल से जेल में होने के कारण अब उसे सजा पूरी करने के लिए 8.5 साल और अंदर रहना होगा और सजा पूरी करने के बाद उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सजा पूरी ना हो तब तक कवन पटेल को पेरोल भी नहीं मिल सकेगी। कवन पटेल के साथ इस केस के अन्य 2 आरोपी सुमित चौधरी और विशाल गोस्वामी अभी भी जेल में ही है और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल नहीं किया है। ये तीनों लोग अमेरिका में बिना किसी स्टेटस के रहते थे। अमेरिका में मोटेल या होटल चलाने वाले कुछ इंडियंस डॉलर कमाने के लिए वहां बैक ऑफ इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। हालांकि ऐसी जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी कभी कभी ऐसे मामलों में जेल जाने के साथ साथ डिपोर्ट होने तक की भी नौबत आ सकती है। कवन, सुमित और विशाल की होटल में जिस लड़कियों से देह व्यापार करवाया जाता था, उस लड़कियों के साथ इन तीनों ने भी गंदी हरकतें की होने का उन पर आरोप लगाया गया था। 6 जनवरी 2025 को अमेरिक इन होटल में चोरी होने की शिकायत मिलने पर पुलिस वहां जांच करने पहुंची थी। हालांकि उस वक्त होटल में इलीगल एक्टिविटी चलने का संदेह होने पर अधिक जांच की गई और उसमें ट्रैफिकिंग का शिकार हुई 2 लड़कियों को रेस्क्यू करने के साथ साथ इस प्रकरण में शामिल कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लड़कियों ने ही पुलिस को बताया था कि उनसे देह व्यापार कराने वाले ट्रैफिकर्स उन्हें लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर करते थे और होटल का स्टाफ भी इसमें शामिल था। जो 3 लोग इन लड़कियों को लेकर होटल आए थे, वे भी इलीगल इमिग्रेंट थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। विक्टिम ने पुलिस को दिए बयान में ये भी दावा किया था कि होटल का स्टाफ भी इस प्रकरण में शामिल था और उन्हें डिस्काउंट रेट पर रूम्स दिए जाते थे। कवन पटेल सहित तीनों गुजरातियों पर जो चार्जेस लगाए गए हैं, उनमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। हालांकि कवन ने जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए उसे शायद सजा में थोड़ी राहत दी गई है, जबकि जुर्म कबूल न करने वाले विशाल गोस्वामी और सुमित चौधरी को चार्जेस प्रूव होने पर 10 साल या उससे अधिक की सजा भी हो सकती है। ये तीनों गुजराती जिस होटल में काम करते थे, वो केतन उर्फ कैनी चौधरी और उसकी पत्नी फाल्गुनी का था। उनके अलावा अमित प्रहलाद चौधरी, अमित बाबूलाल चौधरी और महेश चौधरी भी इस होटल से जुड़े हुए थे। जनवरी 2025 में कवन, सुमित और विशाल की गिरफ्तारी के 8 महीने बाद यानी अगस्त 2025 में FBI सहित अन्य एजेंसीज ने नेब्रास्का में स्थित अमेरिक इन के साथ साथ द इन, द न्यू विक्टोरियन और रोडवे इन नाम के 4 होटलों पर रेड की थी, जिसमें $5.5 लाख से भी अधिक की कैश जब्त की गई थी। ये चारों होटल कैन चौधरी और उसके साथ जुड़े हुए लोग चलाते थे। होटल से जुड़े इन 5 लोगों को तब अरेस्ट भी किया गया था। इन चारों प्रॉपर्टीज में ट्रैफिकिंग के अलावा इमिग्रेशन फ्रॉड जैसी इलीगल एक्टिविटीज भी चलाई जाती थी। होटल में काम करने वाले लोगों का भी शोषण किया जाता था और कैन चौधरी के फोन की जांच में
वो इंडिया से लोगों को इलीगली अमेरिका बुलाने का काम करता था, वैसे सबूत भी मिले थे। कैन चौधरी के 4 होटलों पर लगभग 300 से अधिक अधिकारियों ने एक साथ छापा मारा था। इस कार्यवाही में होटल में चल रही घिनौनी करतूतों के पुख्ता सबूत भी मिले थे। जब इस प्रकरण का भंडाफोड़ हुआ तब ये बात भी सामने आई थी कि जिन कमरों में देह व्यापार की गतिविधि चलती थी वहां हिडन कैमरास लगाए गए थे और कैन चौधरी की पत्नी फाल्गुनी जैसे सास बहू की सीरियल देखती हो वैसे उनका लाइव वीडियो देखा करती थी। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि होटल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने ही किया था। ये सभी आरोपी गुजरात के मानसा की तरफ के होने की जानकारी उस समय मिली थी, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी। केतन और फाल्गुनी दोनों अमेरिका में बिना किसी स्टेटस के रहते थे और उनका यू वीज़ा का केस भी पेंडिंग था। फाल्गुनी और केतन सहित अन्य आरोपियों पर फ्लाइट रिस्क होने का कारण बताकर उन्हें गिरफ्तारी के बाद बॉन्ड पर छोड़ने से भी इनकार कर दिया गया था। वे अभी भी जेल में होने की संभावना है और इस केस में पकड़े गए सभी 7 गुजरातियों को कभी भी डिपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि इंडिया वापस आने से पहले उन्हें काफी समय अमेरिका की जेल में काटना होगा। अमेरिका में इलीगल गेमिंग मशीन्स चलाने के साथ साथ उससे हुई $9.5 मिलियन की भारी भरकम कमाई का हवाला करने वाले तुषार पटेल नाम के एक भारतीय को अब 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 40 वर्षीय तुषार पटेल जॉर्जिया का निवासी है और उसने वायर फ्रॉड और इलीगल गैम्बलिंग बिजनेस चलाने के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का गुनाह कबूल कर लिया है। मई 2025 में तुषार समेत 8 लोगों पर मिजोरी में इस मामले में चार्जेस फ्रेम किए गए थे, जिसके 1 साल बाद तुषार ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कोर्ट को बताया कि साउथ वेस्ट मिजोरी में सभी आरोपी इलीगल गेमिंग मशीन्स चलाते थे, जिससे उन्हें $95,06,464 की कमाई हुई थी और इस पूरी रकम का उन्होंने अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जरिए हवाला किया था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार तुषार पटेल भारतीय नागरिक है, जिसका मतलब यह है कि सजा पूरी होने के बाद उसे डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तुषार जिस अवैध धंधे से जुड़ा हुआ था वह जुलाई 2022 से मार्च 2024 तक चलाया गया था। पुलिस ने पहले आरोपियों को गेमिंग मशीन्स बंद करने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन मोटी कमाई के लालच में उन्होंने ये धंधा चालू रखा और फिलहाल ये सभी जेल की हवा खा रहे हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक तुषार पटेल ने जो 3 अपराध कबूल किए हैं उन सभी में कुल मिलाकर अधिकतम 45 साल की सज़ा हो सकती है। हालांकि जुर्म कबूल लेने के कारण उसे सज़ा में मामूली राहत मिलने की भी संभावना है। तुषार से पहले इसी केस से जुड़े राहुल पटेल नाम के एक अन्य आरोपी ने भी पिछले महीने ही अपना जुर्म कबूल किया था। राहुल पटेल अमेरिका में इलीगली रह रहा था, जबकि भारतीय नागरिक बताए गए तुषार का स्टेटस लीगल था या इलीगल ये कंफर्म नहीं हो पाया है। इन दोनों के अलावा मनीष पटेल, मितुल बारोट, सुनील पटेल, हर्षद चौधरी और विपुल पटेल नाम के भारतीय भी इस केस के आरोपी हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार राहुल, मनीष, तुषार और विपुल नाम के आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, जिसमें वे इलीगल गेमिंग आर्केड से होने वाली रोज की कमाई और अन्य जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। उन्हें जो पैसा मिलता था उसे अलग अलग स्टेट्स में ट्रांसफर किया जाता था। हवाला करने के लिए आरोपियों ने अमेरिका के अलग अलग पर्सनल बैंक अकाउंट्स में ये रकम जमा करवाई थी और कुछ रकम इंडिया भी ट्रांसफर की गई थी। इन सभी लोगों ने मिलकर सिर्फ 3 साल से भी कम समय में $9.5 मिलियन का हवाला किया था। इस केस में जुर्म कबूल करने वाले राहुल और तुषार को सजा कब सुनाई जाएगी इसकी तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। अमेरिका के कई राज्यों में गेमिंग मशीन चलाना इलीगल है। जिन स्टेट्स में इसकी परमिशन है वहां भी जीत की रकम कैश में नहीं चुकाई जा सकती। हालांकि इस धंधे से जुड़े भारतीय कानून की परवाह किए बिना जैसे कोई पूछने वाला ही ना हो वैसे ही ये धंधा चलाते हैं। वैसे तो अगर किसी के यहाँ इलीगल गेमिंग मशीन पकड़ी जाए तो भी सामान्य सज़ा होती है और कुछ मामलों में जुर्माना भरकर जेल की सज़ा टाली भी जा सकती है।
लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि आरोपियों ने गेमिंग मशीन से बड़ी कमाई की है तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया जा सकता है और तब ये मामला बहुत ही सीरियस हो जाता है। ज़्यादातर केस में इलीगल गेमिंग मशीन चलाने वाले को 3 से 6 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं होती, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज अगर कोर्ट में साबित हो जाए तो 20 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। अमेरिका की पुलिस किसी भी लोकेशन पर चल रहे इलीगल गेमिंग मशीन्स पर रेड करने से पहले अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन करके पक्के सबूत जुटा लेती है। राहुल और तुषार पटेल के केस की ही बात करें तो वहां छापा मारने से पहले पुलिस ने अंडरकवर एजेंट्स को उनके आर्केड्स पर भेजा था। एजेंट्स ने वहां पर जिन नंबरों के करेंसी नोट्स दिए थे उन्हें छापे के दौरान बरामद किया गया था और कोर्ट ने उसे सबूत माना भी था। इसके अलावा ऐसा बिजनेस कब खुलता है, कब बंद होता है, कितने लोग वहां पर काम करते हैं, रोजाना कितने लोगों का आना जाना रहता है और कितने डॉलर का बिजनेस है, इन सब की जानकारी भी रेड करने से पहले जुटा ली जाती है। ज़्यादातर मामलों में अगर किसी बिजनेस पर इलीगल गेमिंग मशीन चलाने की जानकारी मिलती है तो पहले उसे बंद कराने की चेतावनी दी जाती है। इसके बावजूद अगर मालिक धंधा चालू रखे तो रेड करके गेमिंग मशीन जब्त करने के साथ साथ बिजनेस को भी सील किया जा सकता है। कनाडा पढ़ने गई 22 साल की एक भारतीय स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम विधि मेघा बताया गया है, जो गुजरात के आणंद जिले की रहने वाली थी। विधि को अमेरिका बॉर्डर के पास स्थित नायग्रा रीजन में चाकू मारा गया था। पिछले 4 साल से कनाडा में रह रही विधि वहां हायर स्टडीज कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करती थी और कनाडा की रेसिडेंसी लेने के लिए भी तैयारी कर रही थी। विधि के परिवार वालों के अनुसार उनकी अपनी बेटी से आखिरी बार 14 मई को बात हुई थी, जिसके अगले ही दिन विधि घर से निकलने के बाद गायब हो गई थी। इसके बाद उसकी बॉडी नायग्रा रीजन से बरामद हुई। कनाडा पुलिस ने भी नाइफ अटैक में विधि की मौत होने की पुष्टि की है। हालांकि विधि के परिवारजनों का आरोप है कि उन्हें बेटी की मौत के पूरे 12 दिन बाद इस घटना की जानकारी दी गई। इतने दिनों तक बेटी का कोई पता न चलने पर परिवार वालों को विधि के साथ कुछ अनहोनी होने का डर भी सता रहा था। आखिरकार 27 मई को उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया और विधि की मौत की सूचना दी गई। इस मामले में कनाडा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हालांकि विधि की हत्या किसने की और इसके पीछे का मकसद क्या था, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी उसकी मौत के 12 दिन बाद भी नहीं मिल पाई है। विधि के एक करीबी रिश्तेदार कनाडा में ही रहते हैं। हालांकि विधि पिछले 1.5 साल से अलग रह रही थी। विधि की मौत की खबर मिलने के बाद उसके परिवारजनों का हाल बहुत ही बुरा है। उसकी मां वैशाली कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। विधि की मौसी स्नेहल मेघा ने इस बारे में हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया कि 14 मई के बाद किसी ने विधि का चेहरा तक नहीं देखा है। उन्होंने विधि के पार्थिव देह को इंडिया वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है और साथ ही हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने की भी मांग की है। विधि पढ़ाई में बहुत ही होनहार और महत्वाकांक्षी स्टूडेंट थी। वह अपने दम पर पढ़ाई और काम करने के साथ साथ कनाडा में ही अपना भविष्य बनाना चाहती थी। हालांकि ये होनहार युवती अब इस दुनिया में नहीं रही। विधि के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी बेटी को दिन दहाड़े चाकू मारा गया था। उसे बचाने के लिए आसपास के लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन चोट गंभीर होने के कारण विधि की जान नहीं बचाई जा सकी। विधि के पिता बेटी का अंतिम संस्कार इंडिया में ही करना चाहते हैं। उसके पार्थिव देह को जल्द से जल्द इंडिया वापस लाने के लिए उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि 15 मई को सेंट कैथरीन्स में विधि पर हमला हुआ था। उसने हमलावर का सामना करने की भी कोशिश की थी, लेकिन चाकू लगने से उसकी मौत हो गई। विधि बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। उसका 3 साल का कोर्स पूरा हो चुका था और उसके बाद उसने PSW का 1 साल का कोर्स भी किया था। विधि की मौसी ने बताया कि उसके मामा कनाडा में ही रहते हैं और वे भी उसकी बॉडी को जल्द इंडिया भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिल पा रही है।
विधि के पिता का कहना है कि किसी ड्रग एडिक्ट व्यक्ति ने लूट के इरादे से उनकी बेटी को चाकू दिखाकर पैसे मांगे थे, लेकिन पैसे देने की बजाय विधि ने मुकाबला किया और उस दौरान उसे चाकू लग गया। कनाडा से बॉडी को इंडिया लाने में कम से कम 5 से 7 हज़ार डॉलर का खर्च आता है। ऊपर से इन दिनों हवाई यात्रा बहुत महंगी हो गई है, जिससे एयर कार्गो के चार्जेस भी बढ़ गए हैं। कनाडा में कानूनी प्रक्रिया होने और दस्तावेज तैयार होने के बाद ही बॉडी को इंडिया भेजा जा सकता है, जिसमें अधिकतम 1 सप्ताह का समय लग सकता है। यदि बॉडी को इंडिया लाने के बजाय कनाडा में ही अंतिम संस्कार करना हो तो उसका खर्च भी हजारों डॉलर में आता है। कनाडा में पढ़ने वाले ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। उन्हें विदेश भेजने के लिए ही उनके माता पिता ने लाखों रुपए का लोन लिया होता है। ऐसे में अगर संतान की मौत हो जाए तो उसकी बॉडी को इंडिया लाने का खर्चा भी कई माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में क्राउड फंडिंग के जरिए मृतक के परिवारजनों की मदद की जाती है, लेकिन विधि के केस में ऐसे कोई प्रयास किए गए हैं या नहीं, यह भी पता नहीं चल सका है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की आज की खास खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पर आप जान सकेंगे एनआरआई से जुड़ी हर खबरों का पूरा विश्लेषण। मैं हूं नवरंग सैन और जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए TGI।